आप बड़े बड़े गुंडों माफियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आपको डर नहीं लगता है? आपने बहुत सही सवाल किया। ये गुंडे माफियों से हम लोग बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में बहुत सारे हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों की जानें गई हैं। बहुत सारे लोग अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो शायद बहुत आप उतना दिखा भी नहीं पाओगे। इतने लोगों की हमारे भाइयों की जाने गई हैं कि वो जो हमारी आवाज उठाते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। तो हमारे ये बहुसंख्यक समाज को इस बात को समझना चाहिए कि जो आपकी आवाज उठाता है उसको गोली से मार दिया जाता है, उसके ऊपर जुर्म किया जाता है। तो आप इनके छलावे में नहीं आना है, इनके परशुराम की मूर्ति पे नहीं आना है, इनके जय श्री राम के नारे पर नहीं आना है। इनकी पार्टियां बदल जाती हैं, इनकी सोच नहीं बदलती। इनके नेता बदल जाते हैं लेकिन इनकी सोच नहीं बदलती। हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है। बाबा साहब ने अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है हमें उसे पूरी कोशिश करनी है बचाने के लिए। उसके लिए चाहे हम अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी फिर भी हम लोग देंगे। अब बहुसंख्यक समाज डरने वाला नहीं है और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया एक बहुसंख्यक को आंख दिखाएगा। अब वो समय चला गया है। हमारे लाखों लाख भाई, हजारों हजार भाई पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बात सुल्तानपुर की नहीं है, पूरे देश के अंदर हर प्रदेश, हर जिले, गांव के अंदर एक तेजी से जागरूकता अभियान चला हुआ है और हजारों हजार संगठन के हम लोग एक साथ जोड़ करके देश में एक नया परिवर्तन करने जा रहे हैं कि 2022 के अंदर बहुसंख्यक राज्य स्थापित, बहुसंख्यक की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर 24 के अंदर हम बहुसंख्यक समाज से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों के बीच में से हम प्रधानमंत्री भी चुनेंगे। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि पिछड़ा प्रधानमंत्री है, नकली पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं, वाकई संघर्ष करने वाले लोगों में, वाकई अपने लोगों की बात करने वालों में, संविधान के बचाने वालों में से उन लोगों के बीच में से चुनना है। वैसे तो आज भी संसद भरी पड़ी है SC, ST, OBC माइनॉरिटी से। अगर आज ये संसद छोड़ दे, अपने समाज की तरफ आ जाए, आज मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसे चापलूस चाटुकारिता करने वाले सांसदों का भी हमें घोर विरोध करना पड़ेगा। हमारे अपने बीच में से पूरे देश के अंदर जागरूक युवाओं को, जागरूक भाइयों को, जागरूक बहनों को संसद भेजने की तैयारी चल रही है। पूरे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई है वो संगठन करने जा रहा है और समाज करने जा रहा है। ये परिवर्तन होगा। आगे की रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है? आगे की रणनीति मैंने आपको बता ही दिया। आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम लोग पूरे तरीके से भारत के अंदर 200 से 250 संगठन हमारे पास हैं जो लगातार हम लोग बहुसंख्यक की हकमारी को लेकर के, आपने देखा होगा लेटरल एंट्री के जरिए किस तरीके से 10% सवर्णों को IAS बनाया जा रहा है, UPSC को ताक पर रख करके लेटरल एंट्री के जरिए बनाया जा रहा है। वैसे 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए किस तरीके से हमारे बहुसंख्यक समाज को प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रोका जा रहा है। लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्या करने वाले लोग कौन है? ये कौन लोग हैं जो यादव को मार रहे हैं, जो कुर्मियों कुशवाहा को मार रहे हैं, जो निषाद को मार रहे हैं, जो लोहार को मार रहे हैं, जो पासी को मार रहे हैं, जो कहार को मार रहे हैं, जो मुसलमान को मार रहे हैं? ये है कौन? ये हिंदू है कौन? हम तो अपने समाज से ये भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हो, कम से कम पढ़े लिखे लोग इस बात को समझे कि वो हमें हिंदू नहीं मानते। हमें मंदिरों में भी जाना बंद कर देना चाहिए। हमें अपने संविधान की तरफ जाना चाहिए। हमें मंदिर की घंटियों छोड़ करके हमें स्कूल की घंटी की तरफ जाना चाहिए और ब्राह्मण ATM तो बंद कर देना चाहिए। समाज को जागरूक होना चाहिए और हमारा युवा जो है बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है। निश्चित रूप से 2022 में बहुसंख्यक समाज की सरकार आएगी और मनुवादी, समांतवादी जो गुंडे हैं, माफिया हैं, जिनपे 50-50 अपराधी मुकदमे हैं, वो सांसद विधायकों के साथ घूम रहे हैं। और जो हमारे समाज के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जो वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभापति यादव जैसे लोगों को, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं। आपराधिक मुकदमे सुल्तानपुर में भी है अपराधियों के ऊपर, जौनपुर के अंदर भी है, प्रतापगढ़ के अंदर है, रायबरेली के अंदर है। मैं बहुत सारे नाम जानता हूं, मैंने कई बार बोल चुका हूं। योगी जी इन पर आपराधिक मुकदमे कब लगाएंगे, इन पर गैंगस्टर कब लगेगा, इन पर मकोका कब लगेगा, इनको जो है इनकाउंटर कब किया जाएगा, ये मरने के डर से उत्तर प्रदेश छोड़ के कब भागेंगे? क्या ये इनकी जाति गुंडे हैं? क्या इनके सवर्ण गुंडे हैं? इन पर लगाम कब लगेगी? ये मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, खासकर प्रधानमंत्री जी से एक बार पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन में कोरोना आपके पास नहीं जाता, आपकी जनसभा के पास नहीं जाता,
आप कोरोना को इतना डरा रहे हो। मैंने सर्वे किया सुल्तानपुर जनपद के अंदर। मैं डीएम महोदय से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर डीएम से कहना चाहता हूं कि जो ये बूथ है सैनिटाइज नहीं हुए हैं, अब वहां पे कोरोना नहीं जाएगा। आपको बूथ को सैनिटाइज कराना चाहिए। आपने क्यों नहीं कराया? क्या योगी जी इसका पैसा नहीं दिया आपको सैनिटाइजेशन का? इसका मतलब कोरोना है नहीं? क्या बूथ पे कोरोना नहीं जाएगा? कोरोना बूथ पर जाता ही नहीं है? क्या चक्कर है? आपको बूथ को सैनिटाइज कराना चाहिए था। बूथ इलेक्शन खत्म होने के बाद भी बूथ को सैनिटाइज कराना चाहिए था, क्योंकि जहां पे आप इलेक्शन कराने जा रहे हो वहां पे हमारे बहुसंख्यक समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो संक्रमित होंगे, वो जो बीमारियों का शिकार होंगे अगर कोरोना है तो। या तो आपको ये पता है कि कोरोना है नहीं, जैसे अमित शाह जी तो मास्क लगाते नहीं, हमने तो ले रखा है, जेब में रख लिया है बात करने के लिए। अमित शाह जी अपनी रैलियों में मास्क नहीं लगाते, इसका मतलब उनको कोरोना का डर नहीं है। ये क्या चक्कर है? ये समझ में नहीं आ रहा। देश भ्रमित है। देश पूछना चाहता है कि आपकी जनसभाओं में कोरोना क्यों नहीं जाता, हमारे बूथों पर सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ। ये डीएम सुल्तानपुर डीएम महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप तत्काल सैनिटाइज कराइए। बूथ पोलिंग शुरू होने से पहले बूथ को सैनिटाइज कराइए। नहीं, मैं आर्यश यादव, मैं इसका जांच कराऊंगा और डीएम महोदय से सवाल मैं जरूर पूछूंगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं पूछूंगा ही।